वी आर गोइंग टू स्टडी फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। द मेजर पाथवे फॉर द कैटाबोलिज्म, अब वहाँ पर ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी ब्रेकडाउन होनी होती है। अब दो कार्बन फ्रेगमेंट होते हैं, वो क्या होगा, हमारे पास कार्बोक्सिलेट एंड से ना फैटी एसिड कोए का कार्बोक्सिलेट एंड होता है, एक कार्बोक्सिल एंड होता है। वहाँ से हमारे पास क्या होगा, हमने दो कार्बन को रिमूव करना है, ठीक है। और फिर हमारे पास ड्यूरिंग द एसिटाइल कोए, अब इस प्रोसेस के दौरान क्या बन रहा होता है, इस प्रोसेस के दौरान अब ये जब दो कार्बन रिमूव हो रहे होते हैं ना, तब हमारे पास एसिटाइल कोए भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, NADP प्रोड्यूस हो रहा होता है और FADP प्रोड्यूस होता है। ये कितने कितने प्रोड्यूस होते हैं हम आगे देखते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, इसका ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है। अब हमारे पास कुछ ना ट्रांसपोर्टर होते हैं, जैसे क्या होगा लिपोप्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि फैटी एसिड ट्रांसलोकेज होता है जिसे हम फैट कह रहे होते हैं। उसके बाद फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन होती है, फैटी एसिड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होती है, FATP बेसिकली क्या हुआ यूज़ होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड के ट्रांसफर के लिए। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो सिंथेसिस है ना, सिंथेस जिनको कौन सिंथेसिस करवा रहे होते हैं, थायोकाइनेसिस, इसके लिए जो एंजाइम उनको बनाने के लिए यूज़ होता है ना आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ये एक एंजाइम होता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्या होगा, सिंथेस और थायोकाइनेज जिसे हम कहते हैं, ये ना आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये एंजाइम होता है, ये यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा, ये एंजाइम होगा, ठीक है। और अब इसने क्या करवाना होता है, मैं यहाँ से ना पढ़ पढ़ के आपको बताता भी जाता हूँ। आउटर माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही होती है, तो फैटी एसिड को इसी वजह से हमें क्या माइटोकॉन्ड्रियल, देखो हमारे पास क्या होनी है, जो बीटा ऑक्सीडेशन है इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसके अंदर होनी है। अब यहाँ से भाई उठा के लॉन्ग चेन फैटी एसिड को अंदर तो ट्रांसफर करवाना है, और किस तरह ट्रांसफर करवाना है उसके लिए मैकेनिज्म है, एक शटल पूरा यूज़ होता है। अब कार्नाटाइन शटल के जरिए से रिमूव करवाया जाता है। अब देखो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो कोए को तो भाई लेगी नहीं, जैसे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोए है, ये देखना लॉन्ग चेन फैटी एसिड था, इससे पहले एक्टिवेट करवाया गया ताकि एक्टिवेशन भी तो करवानी है ना भाई, इसकी कोए में कन्वर्ट, कोए साथ लगा दिया जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये ATP जब कन्वर्ट होगा AMP में, तो इरिवर्सिबल ये रिएक्शन होता है। अब ये आउटर साइड पर सारा रिएक्शन हो रहा है। फिर कार्नाटाइन शटल का यूज़ किया जाता था कि इसको अंदर लेके जाया जा सके। ट्रांसलोकेशन स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले क्या CpTD1 जो होगी ना, वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगी। CpTD1 इसने क्या काम करना होता है, इसने हमारे पास करवाना होता है जी एसाइल जो है ना, अब एसाइल कार्निटीन बनाना होता है, ठीक है। रिजनरेट कर देती है फ्री को किस तरह कराती है, अभी हम देख लेते हैं कि ये देखें यहाँ पर ना आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का ये एंजाइम जिसे हम क्या कह रहे हैं, कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज, इसने क्या करवाना होता है, कार्निटीन लिया, कार्निटीन अंदर प्रेजेंट होता है, कार्निटीन और लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, उन दोनों को मिलाया और फैटी को रिलीज करवा दिया और एसाइल कार्निटीन को प्रोड्यूस करवा दिया। फिर CpTD2 होता है जो हमारे पास क्या अंदर प्रेजेंट होता है इंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इसने क्या करवाना होता है, अब इसने कार्निटीन था, एसाइल कार्निटीन था ना, एसाइल कार्निटीन को किसमें और कोए जो था, अब उनको दोनों का दोबारा कार्निटीन अलहदा हो गया, एसाइल क्या होगा कोए के साथ जाके मिलकर इसने क्या होगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोए बना दिया। इस तरह फिर ये अंदर आ गया इंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ गया। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कार्निटाइल शटल को इनहिबिट कौन करेगा, अब मेलोनाइल को क्या होगा, इस CpTD1 को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड अंदर आ ही नहीं पाएंगे और एसाइल कार्निटीन बन ही नहीं पाएगा। मसल टिश्यू में क्या होगा, ऑल दो डो नॉट है सेंसाइज वो फैटी एसिड को सेंसाइज तो नहीं होती है, लेकिन इनके पास क्या होगा माइटोकॉन्ड्रियल आइसो एंजाइम होते हैं ACC के, और लीवर के अंदर तो बोथ दोनों के आइसो एंजाइम होते हैं, जिन्होंने अब मसल के अंदर टिश्यू के अंदर बेसिकली क्या होगा कि वो कह रहे हैं कि फैटी एसिड सेंसाइज नहीं होते, बट इनके अंदर ना माइटोकॉन्ड्रियल आइसो एंजाइम होते हैं जिन्होंने बीटा ऑक्सीडेशन की रेगुलेशन करवानी होती है। अब फैटी एसिड क्या होगा, ऑक्सीडेशन का होगा रेगुलेटेड बाय द इस रेशियो के जरिए भी, फैटी एसिटाइल कोए और कोए के रेशियो के जरिए भी किस रेगुलेट होते हैं, किस तरह बोला, जैसे कि क्या होगा थे कि अगर क्या होगा एसिटाइल को आपके पास ज़्यादा है, मतलब कि फैटी एसिड अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो भाई क्यों रिएक्शन होगा, डिग्रेडेशन क्यों होगी उसकी, तो डिग्रेडेशन डिक्रीज हो जाएगी ना, ये थायराइड वाला जो रिएक्शन है ये डिक्रीज होगा, ये जो रिएक्शन हो रहे हैं ये डिक्रीज हो जाएंगे। अब कार्निटीन के सोर्सेज कहाँ से, मीट सोर्स होता है, उस पर लाइसिन और मैथियोनिन इसका सोर्स होता है जो कि लिवर और किडनी के अंदर पाया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास एंजाइम जो अगर ये ATP जो तो ADP में कन्वर्ट हो गया तो ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस, ये जब AMP में कन्वर्ट होगा तो ये रिवर्सिबल है। नॉर्मली क्या होगा NADH2 इस फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये NADH प्लस और प्लस फॉर्म में H पॉजिटिव फॉर्म में पाया जाता है। मीट जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोए सिट्रेट में, और फिर वो मेलोनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग स्टार्ट जब कहत मतलब जब आपको वो खुराक की कमी हो मेलोनाइल कोए डिक्रीज हो रहता है, जब मेलोनाइल कोए डिक्रीज तो CpTD देखो हमने पढ़ा ना, मेलोनाइल कोए क्या करता है कि इसको इनहिबिट करवा देता है, ठीक है। अब मेलोनाइल कोए की कमी है तो ये चैनल एक्टिवेट होगा और फिर क्या होगा बीटा ऑक्सीडेशन होती रहेगी। इसके ग्लूकोज के नॉर्मल वैल्यू दिए गए हैं, जब हमारे पास बिफोर ईट है, ये आफ्टर ईट है 90 to 120 और ये बिफोर ईट है 62
90, ठीक है। इफ द ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज लेवल 50 मिलीग्राम बट एसिलेटर से भी कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया रहता है। और बीस पेशेंट में बेसिकली GLUT4 इफेक्टिव रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन तो नॉर्मल होती है बट क्या होगा कि नॉट एक्टिंग प्रॉपरली। इंसुलिन प्रेजेंट होती है लेकिन वो अफेक्ट जो रिसेप्टर है ना GLUT4 जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है वही इसमें डिफेक्टिव आ जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है जैसे स्केलेटल मसल के अंदर 90% क्या होगा कि तमाम कार्निटिन बॉडी की इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कार्निटिन बेसिकली क्या होगा, अब कार्निटिन ने भी अंदर आना होता है ना। कार्निटिन किसकी वजह से आएगी, कार्निटिन ट्रांसपोर्टर करी आएगी। ट्रांसपोर्टर ये होता है, ठीक है, OCTNT, ये इसका पूरा नाम है ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्टर नोबल 2। इसलिए ट्रांसपोर्ट है। अब जो कह रहा है कि अगर देखो प्राइमरी डेफिशिएंसी, अगर कार्निटिन की डेफिशिएंसी रहती है ना, जो अब कार्निटिन की डेफिशिएंसी क्यों होगी, क्योंकि OCNT में क्या होगा, डिफेक्ट आ जाएगा। जब OCNT में डिफेक्ट है तो कार्निटिन डेफिशिएंसी वाली कार्निटिन अंदर नहीं आ रहा। तो कार्निटिन अंदर नहीं आ रहा, इसकी वजह से यूरिनरी लॉस हो जाएगा। कार्निटिन यूरिन में जाना शुरू करेगा, लो लेवल होता है क्या वो सीरम में, और सेलुलर कार्निटिन कम हो जाएगा और यूरिन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कार्निटिन की डेफिशिएंसीज किस तरह आती हैं, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट जैसे हमारे पास अब ट्रांसपोर्टर, जैसे मैंने पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टर में अगर डिफेक्ट आया फिर हमारे पास क्या होगा, ये कार्निटिन अब स्केलेटल और कार्डिक मसल में क्या होगा और किडनी के जरिए अपटेक नहीं हो पा रहा होगा, और काजिंग कार्निटिन टू बी एक्सट्रेटेड, कार्निटिन यूरिन के जरिए लॉस होता रहेगा। अगर ये OCTN क्या होगा, अगर ये रिसेप्टर इफेक्टेड होगा ना, तब क्या होगा, कार्निटिन सेल के अंदर नहीं आ सकेगा, ना ही क्या होगा अपटेक हो सकेगा इसका किडनी के जरिए, स्केलेटल और कार्डिक के जरिए, कार्डिक मसल्स के जरिए, और यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन होती रहेगी। एज अ रिजल्ट डिफेक्ट की वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफेक्ट इन द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर लीड टू द अकोमोडेशन ऑफ एसिटाइल कार्निटिन। अब एसिटाइल कार्निटिन और डेट इज एक्सट्रेटेड इन द यूरिन, और यूरिन के अंदर क्या होगा, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। एसिटाइल कार्निटिन बढ़ते जाएंगे, उनकी वो बढ़ते जाएंगे, और फिर क्या होगा, वो यूरिन के अंदर जमा होना, यूरिन के जरिए क्या होगा, ये रिमूव होते रहेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या, डिक्रीजिंग द कार्निटिन का सेल के अंदर अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से कम हो जाएगी। लिवर डिजीज़ होती है, फिर क्या होगा, जिसकी वजह से डिक्रीज कार्निटिन की सेंसिटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। या फिर आप एंटीसीजर जो दौरे के अगेंस्ट जो ड्रग दे रहे हैं वोल्परिक एसिड, ये भी क्या होगा, रीनल अब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज करवा देती है। CPT1 की अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो फिर क्या होगा, अब तो हमारे पास भाई माशाल्लाह से वो बनेगा नहीं, वो जो उसके अंदर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा ना लॉन्ग चेन फैटी एसिड। या CPT1 ही जब इफेक्टेड हो गया है, तो अफेक्ट द लिवर, फैक्ट्स डेफिशिएंसी इफेक्ट द लिवर वेयर एज एन इट यूज्ड वेयर एन इनएबिलिटी, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को अब यूज़ नहीं कर पाएगा लीवर, ठीक है। पहले तो लीवर यूज़ कर पा रहा था, अभी लीवर यूज़ ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई मेरे CPT1 ही जिसने अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना, जिसने एसिटाइल कार्निटिन को बनाना होता है ना, वही अब इफेक्टिव हो गया है। CP2 की डिफिशिएंसी होगी तो इसके अंदर क्या होगा, ये भी इफेक्ट को, लीवर को भी इफेक्ट करेगा, कार्डिक को भी इफेक्ट करेगा, स्केलेटल मसल को भी इफेक्ट करेगा। इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली जो मोस्ट कॉमन है ना इफेक्ट द स्केलेटल मसल जो फॉर्म है वो, इसके अंदर वीकनेस, मायोग्लोबिनिमिया हो जाता है, और फिर क्या हो, वीकनेस हो जाएगी प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के साथ। जब आप काफ़ी सारे एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर ये इसका ट्रीटमेंट यही आपने क्या, फास्टिंग हो, या फिर फास्टिंग के लेवल, आपने फास्टिंग ज़्यादा देर तक नहीं रखने देनी, आपने को ज़्यादा देर तक मतलब आपने खाना खाना है, भूखा नहीं रहने देना अपने आप को। और अडोप्टिंग डाइट, जिसके अंदर क्या होगा, आपने ना वो खुराक लेनी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, और जिसके अंदर मीडियम चेन, वो भी जिसके अंदर मीडियम चेन फैटी एसिड भी ज़्यादा होंगे। शॉर्टर चेन फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के, बेसिकली इनको ना ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमारे पास 12 कार्बन से लेस जो होंगे ना, वो उन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड कह रहे होते हैं। वो अपने आप ही ना, उन्हें मतलब कार्निटिन शटल की ज़रूरत नहीं होती इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के लिए, वो अपने आप ही चले जाते हैं। मीडियम चेन भी जैसे ह्यूमन मिल्क के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इन्हें भी हमारे पास का CPT1 की भी ज़रूरत नहीं होती, और मेलानोइल कोएज नोड इनहिबिटरी इनके लिए इनहिबिटरी भी नहीं होता। बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह हो रहे होते हैं, ये ना हम देख लेते हैं किस तरह रिएक्शन हो रहे हैं। कि सबसे पहले के 4 रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, क्या क्या है, इसकी सीक्वेंस इस तरह होती है कि सबसे पहले ना हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन, फिर हाइड्रेशन, और फिर क्या होगा, अब फिर होती है हमारे पास क्लीवेज। जो स्टेप्स होते हैं किस तरह इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, FADH प्रोड्यूस होता है। हम यहाँ से देख लेते हैं, ये आपके स्टेप कवर हो जाएंगे। अब 3 स्टेप जो होते हैं ना, जो वो कह रहा है कि 4 लॉन्ग चेन फैटी एसिड 3 स्टेप आर कैटालाइज्ड बाय द ट्राई फंक्शनल प्रोटीन के जरिए। यहाँ से हम इस ग्राफ को, इस चार्ट को देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले फैटी एसाइल कोए को, यहाँ पर क्या होगा, एसाइल डिहाइड्रोजनेज जो होगा ना, वो एंजाइम एक्ट करेगा, एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पर FAD किस में कन्वर्ट होगा, FADH2 में कन्वर्ट होगा। तो पहला स्टेप अपने याद रखना है, FAD एसाइल कोए किस में कन्वर्ट होगा, ट्रांस टू एनॉइल कोए में,
ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया ट्रांस टू एनाइल कोए में, फिर हाइड्रेशन हुई, वाटर ऐड हुआ, हाइड्रेटेज एंजाइम ने एक्ट किया, 2,3 एलोनाइल कोए हाइड्रेटेज ने एक्ट किया और फिर क्या होगा, क्या बना दिया, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बना दिया। 3 एक्साइडाइल को है, यहाँ पर क्या होगा, 2 ये आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहे होंगे, ये यहाँ से रिमूव होंगे, फिर ये किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, NAD प्लस को, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई और फिर क्या होगा, 3 कीटोएसाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पर क्लीवेज होगी, यहाँ पर क्लीवेज होने के बाद ये क्या होगा, फैटी एसाइल कोए भी मिल जाएगा और फिर हमारे पास स्टाइल कोए भी हमारे पास मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए फैटी एसाइल कोए था, फिर हमारे पास क्या होगा, इसमें ट्रांस टू एनाइल कोए में चेंज हुआ, 3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में चेंज हुआ और ये 3 कीटो एसाइल कोए में चेंज हुआ और फिर किस में चेंज हो गया, फैटी एसाइल कोए में और स्टाइल कोए में। लास्ट टाइम में ब्रेक डाउन में 2 फैटी एसाइल जो लास्ट स्टेप होता है उसके अंदर जो मतलब एक जैसे पाल्मिटाइल है, जैसे हम तोड़ चढ़ेंगे हर साइकिल में ना 2 हमारे पास क्या हो, एक एक हमारे पास क्या होगा, स्टाइल कोए आ होता है, लेकिन लास्ट जो स्टेप होगा उसमें 2 आ रहे होंगे। ठीक है, स्टाइल कोए। ये एक प्रोसेस दिया गया जिसके जरिए हमारे पास क्या होगा, एक एक स्टेप में ना किस तरह ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, 12 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक NADP प्रोड्यूस हो रहा है, एक NADPH प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन में यहाँ से हमने छोड़ा था, तो हम देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कितने साइकिल रिपीट होंगे ना, मतलब ब्रेक डाउन हो रही है कितने साइकिल्स में होगी, तो इस फार्मूले के जरिए में उसको जान सकते हैं। अब हर साइकिल में क्या होगा, एक एस्टाइल कोई प्रोड्यूस होगा और एक NADP प्रोड्यूस होगा और एक FADPH प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो आखिरी साइकिल होगा ना, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर 2 एस्टाइल कोई प्रोड्यूस हो रहे होंगे। एस्टाइल कोई जो होंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे या फिर क्या होगा, हेपेटिक कीटोजेनेसिस में कीटोन बॉडीज बनाने में यूज़ हो जाएंगे। और जो एसिटाइल को ये है वो क्या होगा, पॉजिटिव एलेस्टोरिक फैक्टर होता है फॉर द पायरोविक कार्बोक्सिलेज लिंकिंग, इस तरह फिर वो फैटी एसिड को लिंक कर रहा होता है और ग्लूकोनेओजेनेसिस को भी लिंक कर रहा होता है। ओके, ड्यूरिंग डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एसिटाइल को इंक्रीज होना शुरू हो जाता है ना। अब डायबिटीज मेलाइटिस है, फैटी एसिड क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो आफ्टर यूजेज कन्वर्टेड, जब इनका यूज़ हो जाता है फिर वो क्या होगा, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कीटोन बॉडीज नॉर्मली तो प्रेजेंट नहीं होती नॉर्मली, लेकिन वो लेस लेवल पर प्रेजेंट होती है, नॉर्मली नहीं बन रही होती, वैसे कि बनती हैं बट वो लेस लेवल पर बन रही होती हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट में ही समझा सकता हूँ। किस तरह समझाते हैं वो देख लेते हैं, अभी किस तरह समझा सकते हैं। हमने पढ़ा कि जैसे कि ये फार्मूला N/2-1, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कंपाउंड पाल्मिटॉइल ले लिया, इसको हम 16 जैसे कि N है, N ऊपर 16 आ गया, नीचे का 2 पर डिवाइड करवाना है और -1 करा देना है, ये 8 आ गया, मतलब 7 साइकिल में ये हमारे पास क्या होगा, इसके लिए 7 साइकिल चलेंगे। हर साइकिल में हमें पढ़ा है कि एक प्रोड्यूस हो रहा होगा हर साइकिल में, मतलब 6 साइकिल में 6 प्रोड्यूस हो रहे होंगे, 7 साइकिल में लास्ट वाले साइकिल में क्या होगा, फाइनल साइकिल में 2 प्रोड्यूस होते हैं स्टाइल को है, तो टोटल में क्या होगा 8 स्टाइल को प्रोड्यूस हुआ है। अब ईच जो होगा ना सिट्रिक एसिड साइकिल उसके अंदर 12 ATP प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे कि हम अगर पीछे चले जाएं तो यहाँ पर देखेंगे हर सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, 3 NADP प्रोड्यूस होते हैं, एक FAD प्रोड्यूस होता है और एक ATP। हर NADPH हमारे पास हमें पता है कि 3 ATP आगे देने होते हैं, 3 3 9 हो गया। अब एक FADH2 ने क्या होगा, कितने देने होते हैं, 2 देने होते हैं ATP, तो यहाँ पर 2 हो गए, 9 और 2 कितने 11 हो गया और 1 कितने हो गए 12, तो 12 ATPs हमारे पास आ जाते हैं ये। तो 12 ATP आ गया, 12 ATP को जब मल्टीप्लाई करवाया 8 से, क्योंकि 8 एसिटाइल को है, 96 आ गया। 7 ATP 7 साइकिल में 7 NADPH प्रोड्यूस होंगे, 1 NADPH कितना देता है, 3 ATP दे रहा होता है। फिर ये 7 3 क्या होगा, 21 हो गया और 7 2 क्या होगा, क्योंकि एक FADH2 ATP दे रहा होता है, 7 2 14 हो गया, 21 14 और 96 कितने हो गए, 131 हो गया। वो कह रहा है कि 2 फैटी एसिड की एक्टिवेशन भी तो करवानी होती है जब हम कोए को ऐड करवा रहे होते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर भी 2 ATP यूज होते हैं, इस वजह से हम 2 ATP को रिमूव करवा देंगे और टोटल ATP 129 प्रोड्यूस होंगे। इस तरह स्टीरिक एसिड का भी पीछे लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या होगा 9 फैटी सेल कोए कितने होंगे, स्टाइल कोए के 9 होंगे और क्या होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि एक स्टीरिक एसिड साइकिल में 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये इस साइकिल में इसका अगर मतलब ये फार्मूला ये N/2 से निकाले ना इस फार्मूले से, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, कितने साइकिल चलेंगे, इसके लिए हमारे पास 8 साइकिल चलेंगे। तो 8 NADP प्रोड्यूस होंगे, 8 FADH प्रोड्यूस होंगे, जब इनको मल्टीप्लाई वगैरह करवाएंगे तो फिर ये 148 आएगा। 2 क्या होगा एक्टिवेशन में यूज़ होंगे, उसको रिमूव कर देंगे और 146 रहेंगे बाकी। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है ड्यूरिंग, बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो रहेंगे।